हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज हम बताने वाले हैं साउंड वेव्स के बारे में। क्या है साउंड वेव्स, इसमें चीज़ें कैसे हमको पढ़ना है। बच्चों, ये वेव्स का ही पार्ट है जो अभी आपको क्या बता रहे थे पीछे, स्ट्रिंग वेव ऑन स्ट्रिंग जो था, उसी का ही ये पार्ट है। लोग, बहुत सारे टीचर्स लोग भी वैसे ही बता देते हैं उसी में, क्योंकि उसी का पार्ट है, हम भी उसी में ही बता रहे हैं, है ना। तो ये कुछ अलग नहीं है बच्चों, वेव्स का ही पार्ट है। तो जैसे वेव ऑन स्ट्रिंग पढ़ा था, उसी में ये आएगा। और फिर आगे जब आप लोग क्लास 12 में जाएंगे ना, वहाँ पे भी आता है, ईएम वेव्स आ जाएगा। एक और आ जाएगा वहाँ पे, लाइट वेव होता है, वो भी आ जाएगा। तो चीज़ें वेव्स में सिमिलर होती हैं, है ना। सिमिलर होती है तो आपको आसानी होता है समझने में। तो यहाँ पे उसी का ही कुछ एप्लीकेशंस भी दिखेगा आपको, कुछ क्या वैसा ही दिखेगा बच्चों, है ना। तो चलिए हम आपको बताते हैं यार। अभी ठंडी भी बहुत तेज़ है, तो चलिए बताते हैं ठंडी का क्या करना है। तो साउंड वेव्स बच्चों हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो आपको एक चीज़ मैं बता दूं क्या, ये सब चीज़ें मैं अभी जस्ट बताने वाला हूँ। पहले आप ये देख लीजिए, जैसे हम लोग जो वेव्स पढ़ रहे थे, ये क्लास 11th का ही है। क्लास 12th में जो वेव्स आएगा उसमें आपको बच्चों लाइट वेव के बारे में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। पहले पेन छोड़ा कर लेते हैं। तो वेव्स में ही हमने आपको क्या बताया था, अभी शुरू में बताया था, अभी फिर से बता रहा हूँ। तो वहाँ पे जो था वो ट्रांसवर्स वेव था, ट्रांसवर्स वेव था, है ना बच्चों। आई थिंक आपको याद होगा। और एक था बच्चों यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल वेव था भाई। तो बच्चों जो हमने आपको बता दिया है पीछे, वेव ऑन स्ट्रिंग, वो ट्रांसवर्स वेव का ही एप्लीकेशन था, है ना। ठीक आ रहा था। तो ये ट्रांसवर्स वेव का ही एप्लीकेशन था बच्चों, जो कि हम लोग वहाँ पे देख लिए थे, वेव ऑन स्ट्रिंग, है ना बच्चों। और ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है, इसमें हम देखने वाले हैं साउंड वेव्स को, ठीक है। हम लोग साउंड वेव्स को देखने वाले हैं बच्चों। ओके सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ट्रांसवर्स वेव में होता क्या है, ट्रांसवर्स वेव में जो होता है, जिसमें मीडियम के जो, जैसे जो रस्सी होती थी वेव ऑन स्ट्रिंग पे, उसमें जो पार्टिकल्स होते थे, रस्सी के पार्टिकल्स, वो अप एंड डाउन मोशन करते थे, तो वेव आगे बढ़ता था। मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं? अगर आप पीछे देखे होंगे तो समझ पा रहे होंगे बच्चों, है ना। ये मान लेते हैं रस्सी जो है ऐसे ऐसे शेप में है, तो इसके जो पार्टिकल्स हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, है ना। तो मान लेते हैं कोई भी एक पार्टिकल ये उठा लीजिए, तो ये अपना ऐसे ऐसे एम्पलीट्यूड जो होगा इसका, पूरा ऐसे ऐसे मोशन करता है भाई। ये जो पार्टिकल मैंने बनाया है, ये ऊपर नीचे ऐसे मोशन करता है अपना, कभी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे जाता है ऊपर नीचे, ठीक है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे जाता है, फिर नीचे वाला मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे आता है, इस टाइप से बच्चों, है ना। ऊपर जाता है फिर ऐसे कर। तो ये एसएचएम करता रहता है। एसएचएम कौन से डायरेक्शन में कर रहा है? अप एंड डाउन मोशन, अप डाउन मोशन करता है पार्टिकल जो है यहाँ पे। लेकिन जो साउंड वेव है वो कैसे ट्रेवल करता है? मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने एक डीजे लगा दिया, डीजे साउंड जो है, यहाँ से बॉक्स लगा दिया, यहाँ से ऐसे ऐसे साउंड जा रहा है भाई, है ना बच्चों, साउंड बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पे जो इसके पार्टिकल्स होगा, हम यहाँ पे एक ऐसे मान लेते हैं इमेजिनरी सिलेंडर है, ताकि वैसे समझने में आसानी हो जाए, है ना बच्चों। एक इमेजिनरी सिलेंडर है जिसमें कि एयर के पार्टिकल्स अवेलेबल है ना, जिसको मीडियम पार्टिकल भी हम लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई जब ये हो जाता है ना, जब ये डीजे साउंड है, तो यहाँ पे इसका डायफ्राम जो होता है, अगर आप डीजे के सामने गए होंगे तो धक धक मारता है ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे करता रहता है। वहाँ पे जो पास जाइएगा ना, तो ऐसे ऐसे होता रहता है। तो यहाँ पे जो ये डायफ्राम है वो ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है ना। यहाँ पे जो पार्टिकल्स थे, यहाँ पे मीडियम के पार्टिकल, ये जो रस्सी के पार्टिकल है, ये ऐसे ऐसे मोशन कर रहे थे और वेव आगे बढ़ रहा था, और वेव का वेलोसिटी आगे था। यहाँ पे मीडियम के पार्टिकल, ये जो है ना, कुछ एयर के भी पार्टिकल्स होंगे, तो उनका मोशन ऐसे ऐसे हो रहा है। ये है तो ऐसे ऐसे मोशन हो रहा है, आगे पीछे ऐसे, है ना। तो इसको बोल देते हैं फ्रंट बैक बोल सकते हैं, कैसे भी बोल सकते हैं आप बच्चों। टू एंड फ्रो भी बोल सकते हैं। टू एंड फ्रो सही रहेगा क्या? फ्रंट बैक लिख देता हूँ, है ना, आगे पीछे होता रहता है। तो उसके कारण यहाँ पे वेव ट्रेवल करता है ना, उसके कारण यहाँ पे वेव ट्रेवल करता है, जिसके कारण हमें यहाँ पे, अगर मेरा कान लगा हो तो यहाँ पे हमें सुनाई दे देता है। बहुत आसान है भाई, ये चीज़ें बहुत आसान है बच्चों।
ये चीज़ आप समझ रहे होंगे आई थिंक, है ना। तो यही था ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में। ऐसी ऐसी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं और काफ़ी आसान होने वाला है। हमने ये चीज़ तो आपको बता दिया था और हम अभी लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में पढ़ने वाले हैं। और भी बहुत सारे होते हैं, अगर आप चाहें तो ट्यूनिंग फोर्क लिख सकते हैं। ट्यूनिंग फोर्क जो होता है ना, ट्यूनिंग फोर्क जो होता है बच्चों, उसमें भी तो यही होता है। हम ज़्यादा एप्लीकेशन इसी का देखेंगे। इसको अगर हम इसको एक फ्रीक्वेंसी के थ्रू इसको क्या किया जाता है, वाइब्रेट किया जाता है। तो इसके जो ये वाली होते हैं ना, ये वाली इधर वाली, ये दोनों, पता नहीं इसको क्या बोला जाता है, प्रोग वोरग कुछ बोला जाता है। तो ये ऐसे 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 मोशन करते हैं। तो इनके वजह से यहाँ के एयर पार्टिकल्स जो होते हैं उनका भी ऐसा ऐसा वाइब्रेशन होने लगता है, ऐसा ऐसा ऐसे ऐसा। तो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते 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 साउंड जो निकलता है वो हमारे कानों तक पहुँच जाता है। तो कुछ वैसा ही एप्लीकेशन है, सब कुछ समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना है। मैं ज़्यादा कुछ ऐसा बताया नहीं हूँ बच्चों, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों कि प्रोग्रेशन क्या है, प्रोपोगेशन है, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव कैसे होता है। तो बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें मैं ला रखा हूँ यहाँ पे, आप समझ सकते हैं। अगर यहाँ पे कहीं पे कुत्ता भौंक रहा है तो भौंक रहा है, तो यहाँ से इसके निकलने वाला साउंड भी यहाँ पे क्या होता है, ऐसे ऐसे जाता है ना। तो ये भी यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल साउंड है और इसके कानों तक आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हैं जो बैट वगैरह होते हैं वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी के साउंड इमिट करते हैं, है ना। बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का जो यहाँ से ऐसे ऐसे साउंड निकलता है। कोई चीज़ आगे है तो वहाँ से टकरा कर भी वापस आ सकता है। हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड है ना, तो टकरा के भी वापस आ सकता है। कभी कभी हमारा साउंड इको वगैरह नहीं करता है, बोलने के बाद फिर से उधर से आवाज़ आती है। कुआं वगैरह में होता है, अगर खाली रूम हो तो वहाँ पे भी इको करता है। तो हमारा साउंड जो है वो टकरा कर वापस आता है, बिल्कुल आ सकता है। आगे ये सब सारी चीज़ें आएंगे, है ना। तो यहाँ पे ये भी देखिए हवेल ऐसे ऐसे अगर यहाँ पे इमिट करता है भी हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड, तो किसी आगे ऑब्जेक्ट है, मछली है, कुछ भी है, तो वहाँ से उसके बाद इसके पास वापस आता है। और चीज़ें ऐसे ही तो शिप्स में काम होती है। शिप्स जो होते हैं, बड़े बड़े शिप्स होते हैं, वहाँ पर क्या होता है कि मान लेते हैं आगे हमें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो दिखाई नहीं दे रहा है तो कैसे पता करें आगे कुछ है या नहीं। नहीं तो टाइटेनिक की तरह जो रहेंगे शिप्स वो तो डूब जाएंगे। लेकिन अगर नहीं करना है तो वहाँ पे भी साउंड इमिट करता है, जो होता है ना, वो शिप्स जो होते हैं उनमें रडार वगैरह लगा होता है, वो हाई फ्रीक्वेंसी के साउंड इमिट करते हैं। तो वहाँ से पता चलता है, अगर कोई टकरा कर वापस आ गया तो पता चल जाएगा कि यहाँ पे कुछ हैवी ऑब्जेक्ट है ना। ये सब चीज़ें यूज किया जाता है साइंस का। और यहाँ पे वही एक अल्ट्रासाउंड वेव्स होते हैं, इंफ्रासाउंड साउंड वेव होता है। यह चीज़ हम आगे बताएंगे बच्चों, है आगे बताएंगे। जो हाई फ्रीक्वेंसी के साउंड इमिट कर रहे हैं वो उनको अल्ट्रासाउंड बोला जाता है, अल्ट्रासाउंड वेव्स। और इंफ्रासाउंड वेव्स जो बहुत कम फ्रीक्वेंसी के साउंड यूज करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए। ऐसे होते हैं पृथ्वी पे बहुत सारे जीव जंतु। तो आगे चलते हैं, देखते हैं। जैसे अभी प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स में हम लोग देखना चाहते हैं, तो साउंड इज अ मैकेनिकल 3 डायमेंशनल लॉन्गिट्यूडनल वेव इज क्रिएटेड बाय वाइब्रेटिंग सोर्स सच एज गिटार स्ट्रिंग, ह्यूमन वोकल कॉर्ड, प्रोंग्स ऑफ ट्यूनिंग फोर्क या फिर डायफ्राम ऑफ लाउड स्पीकर। मैंने पीछे बताया वही चीज़ है। साउंड एक मैकेनिकल 3 डायमेंशनल लॉन्गिट्यूडनल वेव है। क्या इसका मतलब है? मतलब ये हुआ कि साउंड जो है मैकेनिकल, मतलब उसको मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी भाई। साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। तभी जाकर साउंड ट्रेवल कर पाएगा, तभी हमारे कानों तक साउंड पहुंच पाएगा। जैसे अभी चिड़ियाँ वगैरह चहचहा रही हैं तो उनका साउंड हमारे पास कैसे पहुंच पा रहा है? हवा के मीडियम के थ्रू, है ना। हवा मीडियम के काम कर रहा है। लॉन्गिट्यूडनल वेव है, मैंने बताया इसका जो वेव्स बनते हैं वो कैसे ट्रेवल करते हैं, हमारे कान तक आता है, मैंने पीछे बताया अभी। तो वही कैसे कैसे क्रिएट किया जा सकता है, जब वाइब्रेटिंग सोर्स हो, जैसे गिटार का स्ट्रिंग जो हो, ये गिटार का स्ट्रिंग, तो गिटार का स्ट्रिंग तो अपने आप में क्या कर रहा है, अपने आप में तो ये ट्रांसवर्स वेव कर रहा है। अगर गिटार का स्ट्रिंग ऐसे करता, गिटार में अगर स्ट्रिंग है तो ऐसे ऐसे करेगा। लेकिन इससे निकला हुआ साउंड, इस गिटार के थ्रू जो निकला हुआ साउंड है वो तो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इसका स्ट्रिंग भले ही ट्रांसवर्स वेव का काम कर रहा है, समझना। वेव ऑन स्ट्रिंग में क्या होता था, ट्रांसवर्स वेव होता था, है ना। तो वो तो ऐसे ऐसे चलेगा ही, लेकिन इससे साउंड जो निकल रहा है वो यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वेव का काम कर रहा है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फ्लूट भी होता है, इससे भी निकलने वाला साउंड जो होती है, ये सब लॉन्गिट्यूडनल वेव का काम करता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चों। यहाँ पे ह्यूमन का वोकल कोड है, जो हम बोलते हैं तो ऐसे ऐसे हमारा यहाँ पे ये जो है ना वोकल कोड ऐसे ऐसे होता रहता है, थोड़ा थोड़ा, बहुत कम होता है, समझ में भी नहीं आता, पता भी नहीं चलता है। यहाँ पे ये डीजे देख सकते हैं, डीजे से यहाँ से अगर साउंड निकल रहा है तो यहाँ पे भी डायफ्राम इसका धक 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 करता रहता है ना। ये डीजे के थ्रू भी देख सकते हैं, ये वोकल कोड है।
आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे बच्चों। और यहाँ पे ये क्या है, ये है बच्चों, इसको बोला जाता है फॉर्क, ट्यूनिंग फॉर्क है, यह ट्यूनिंग फॉर्क है। इसमें हम लोग अगर इसको थोड़ा सा ऐसे करके वाइब्रेट करके छोड़ देते हैं ना, तो इसमें ऐसे ऐसे वाइब्रेशंस होते रहते हैं, उसके कारण हवा का पार्टिकल्स यहाँ पे ऐसे होते रहते हैं वाइब्रेट, और आगे तक साउंड ट्रेवल करता है। ठीक है, काफ़ी आसान है भाई। इसी का यूज हम लोग करते हैं समझने के लिए चीज़ों को फिजिक्स में ज़्यादातर। ठीक है, तो इसको ट्यूनिंग फॉर्क बोला जाता है और काफ़ी ईजी है बच्चों। इसमें होता क्या है, चलिए एक चीज़ और बता देता हूँ। मान लीजिए एक ट्यूनिंग फॉर्क मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है, ट्यूनिंग फॉर्क बना दिया। ये ट्यूनिंग फॉर्क क्या होता है, कभी कभी अपने इस जो प्रोंग होते हैं, जो इसका विंग्स टाइप का ये दिख रहा है, इसको मैक्सिमम खिंचाव कर देता है ना। कभी कभी ये बहुत ज़्यादा खिंच जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादा खिंच गया है। कभी कभी ये सबसे कम खींचता है, कभी कभी ये बहुत पास आ जाते हैं। कभी कभी ये बहुत पास आ जाते हैं बच्चों, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। ये जैसे ये वाइब्रेट कर रहा है ना बच्चों, ऐसे 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 ऐसे, इसका विंग्स जो है ऐसे ऐसे कर रहा है ना, देखिए तभी तो यहाँ पे साउंड इमिट कर रहा है ऐसे करके, है ना, तभी तो ट्रेवल कर रहा है साउंड। तो ये ऐसे 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 होता रहता है। तो ये ऐसे ऐसे होते होते कभी यहाँ पे आता है, कभी यहाँ पे आता है, तो ऐसे ऐसे बहुत फास्ट होता है बच्चों, है ना। ठीक है, काफ़ी आसान है बच्चों, आप समझ पा रहे होंगे। तो ऐसे वाइब्रेट होता है, तो यहाँ पे ऐसे करके साउंड इमिट होता है। इसका कैसे कैसे होता है बच्चों, ये भी आप समझ सकते हैं। मान लेते हैं ना कि ऐसे अगर ट्यूनिंग फोर्क नॉर्मली अगर रख दिया गया है, नॉर्मली ट्यूनिंग फोर्क ऐसे रख दिया गया है, और एयर के पार्टिकल्स ऐसे ऐसे अवेलेबल हैं, मीडियम के पार्टिकल जो हैं वो तो ऐसे ऐसे अवेलेबल ही रहेंगे। ये सब मीडियम के पार्टिकल है, मतलब हवा के पार्टिकल, आप समझ सकते हैं। ठीक है, काफ़ी आसान है। ये एयर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और नॉर्मली नॉर्मल प्रेशर पे तो ऐसे ही रहेंगे। नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना बच्चों, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में हवा तो नॉर्मल ऐसे ही रहता है, जैसे हवा भी है, अभी कुछ भी नहीं बज रहा है तो ऐसे है। लेकिन ट्यूनिंग फोर्क को अगर हम थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी दे दिए, ऐसे टकरा कर ऐसे रख दिए, तो उसमें से साउंड इमिट होगा किसी फ्रीक्वेंसी का, वो मान लेते हैं। इसको बहुत बारीकी से हम समझ लेते हैं। एक टाइम पे होगा कि ये बहुत अपने मैक्सिमम पे आ जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड। क्या हुआ कि ये अभी नॉर्मल पे था और ये अब मैक्सिमम पे आ गया, तो वही मैक्सिमम को मैंने ऐसे दिखा दिया। जब ये मैक्सिमम पे आ गया तो एयर के पार्टिकल्स क्या होंगे, एयर के पार्टिकल्स यहाँ पे कंप्रेस हो जाएंगे, है कि नहीं बच्चों, आप ही सोचिए ना। यहाँ पे एयर के पार्टिकल्स क्या हुए, कंप्रेस हो गए भाई। आप ही सोचिए बच्चों, कंप्रेस होंगे कि नहीं होंगे ना भाई। फिर बाहर ऐसे ही अपने नॉर्मल पोजीशन में रहेंगे। इधर तो नॉर्मल है, इस साइड तो नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे कंप्रेस हो गया, क्योंकि ये ऐसे फैल गया ना, तो ये एयर के पार्टिकल्स को इधर इसको दबा दिया, तो यहाँ पे डेंस हो गए। तो यही यहाँ पे मैंने बताया है, यहाँ पे डेंस पार्टिकल्स हो गए। यहाँ पे हो गए डेंस एयर पार्टिकल्स। काफ़ी ये आप समझ सकते हैं। डेंस एयर पार्टिकल्स हैं तो ज़्यादा एयर पार्टिकल्स हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा प्रेशर महसूस हो रहा होगा भाई। कहीं पे ज़्यादा कंप्रेस कर दिया हवा को, तो वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा ना बच्चों। यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया, हाई प्रेशर हो गया भाई। और हाई प्रेशर हो गया तो यहाँ पे क्या हुआ है, कंप्रेशन हुआ है, एयर कंप्रेस हो गए हैं। तो इसको एक और चीज़ बोल दिया जाता है, कंप्रेशन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है बच्चों, कंप्रेशन हुआ है। और किसी टाइम पे ये बहुत पास पास आ जाएंगे, इसका फॉर्क जो होता है। ओ ये क्या बन गया, देखिए, है ना, आप समझ पा रहे होंगे। किसी टाइम पे हो सकता है ये ऐसे था, तो किसी टाइम पे ऐसे होगा ना, क्योंकि मैंने दिखाया है। ये तो बहुत पास हो गए, इसका ये वाला फॉर्क जो होते हैं ये बहुत पास आ गए। तो अब क्या होगा, एयर के पार्टिकल्स यहाँ पे फिर से दूर दूर हो जाएंगे।
एयर के पार्टिकल्स फिर से दूर दूर हो गए यहाँ पे, लेकिन इसके वजह से इधर वाले पार्टिकल्स फिर से यहाँ पे पास पास आ गए होंगे, है कि नहीं? आपको समझना पड़ेगा बच्चों यहाँ पे। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे। और यहाँ पे फिर से ऐसे नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल बाहर वाला नॉर्मल ही रहेगा, वो धीरे धीरे ट्रेवल कर रहा है, मैं धीरे धीरे दिखा रहा हूँ कैसे ट्रेवल कर रहा है। यहाँ पे शुरुआत में कंप्रेशन हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये वाला विंग जो ऐसे हुआ था ये ऐसे हो गया, तो यहाँ के एयर के पार्टिकल सब क्या हो गए, फ्री हो गए। फ्री हो गए तो अपने अपने जगह पे आ गए, लेकिन ये जो प्रेस किया है ये आगे को प्रेस करता जा रहा होगा, तो इसीलिए ये वाली जो है इसको प्रेस कर दिया आगे वालों को, फिर आगे टाइम पे ये इसको प्रेस कर देगा तो फिर ये नॉर्मल हो जाएगा। तो ऐसे करके आगे बढ़ता रहता है, तो इसका मतलब यहाँ पे हो गए फिर से डेंस पार्टिकल। अब यहाँ पे क्या हो गया, फिर से यहाँ पे कंप्रेशन ही हो गया, लेकिन भाई यहाँ पे क्या हुआ है, रेयर फैक्शन हुआ है बच्चों। क्या हुआ है, रेयर फैक्शन हुआ है, इन्फेक्शन नहीं, रेयर फैक्शन। पहले यहाँ पे क्या था, कंप्रेशन था, अब क्या हो गया, रेयर फैक्शन हो गया, क्योंकि अब एयर पार्टिकल्स दूर दूर हो गए, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया, क्योंकि हवा के पार्टिकल्स दूर दूर हो गए तो लो प्रेशर ही तो होगा। बिल्कुल बच्चों, तो ये चीज़ें बहुत आसान है यार, इस तरीके से समझना, मैं बस ऐसे ही बता दिया फ्लो में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और भी चीज़ें अगर समझना है तो चलिए मैं आगे समझा देता हूँ। जैसे मान लेते हैं अभी हम लोग जो पढ़े थे पीछे, जो था हमारे पास ट्रैवलिंग वेव, जो ट्रैवलिंग वेव था बच्चों, थोड़ा सा बच्चों मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि इसको क्लियर करना ज़रूरी है। देखिए, जो हम लोग ट्रैवलिंग वेव बताए थे बच्चों, वहाँ पे क्या होता था कि वहाँ पे वेव कुछ इस तरीके से ऐसे ऐसे ट्रैवल करता था यार, कोई दिक्कत नहीं होता था, ठीक है। मीडियम के पार्टिकल्स अप एंड डाउन मोशन करते थे, सब कुछ पता है। तो यहाँ पे किसी टी टाइम पे, यहाँ से मान लेते हैं, यहाँ से किसी एक्स डिस्टेंस पे एंड किसी टी टाइम पे हम लोग इस पार्टिकल का मोशन को एब्जॉर्ब करते थे और बताते थे कौन सा फंक्शन आ रहा है। तो किसी भी डिस्टेंस पे हम लोग इसको बताते थे कि डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या होगा। तो y ऑफ x, t जो हम लोग लिखते थे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन, वो क्या होता था, जल्दी बताइए। वो एज ए फंक्शन ऑफ क्या होता था, एज ए फंक्शन ऑफ x माइनस टी अपॉन भी होता था। अरे सर याद आ गया, वही चीज़ तो मैं बोल रहा हूँ बच्चों। या फिर एज ए फंक्शन ऑफ x प्लस टी अपॉन भी होता था। अगर ये चीज़ आ जाता था तो हम बोलते थे कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ट्रैवलिंग वेव है। ये सब चीज़ें पहले की है बच्चों। और जनरली जब वेव को हम लोग रिप्रेजेंट करना रहता था तो वेव कैसे रिप्रेजेंट होता था, डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/v² टाइम्स होता था डेल टू वाई अपॉन डेल टी स्क्वायर। अगर इसको रिप्रेजेंट कर दिया तो वो वेव है। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होता था, ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होता था। और इसी के सॉल्यूशंस आते थे, इसी के सॉल्यूशंस जो आते थे वो ये सब होते थे, ये एज अ फंक्शन ऑफ x माइनस टी अपॉन वी, ठीक है, x प्लस टी अपॉन वी के फॉर्म में भी होता था, ठीक है। अब हमारे पास जो आ रहा है वो हमारे पास क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। आप कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों, यहाँ पे उसका भी वो ट्रांसवर्स वेव भी लिख सकते हैं, ट्रांसवर्स वेव भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, इनके पार्टिकल्स जो होते हैं, इनके पार्टिकल्स ऐसे ऐसे मोशन करते हैं, है ना, ऐसे ऐसे आगे एंड पीछे मोशन करते हैं, ऐसे ऐसे जाते हैं, और ऐसे करके ही आगे बढ़ता रहता है साउंड वेव, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लेते हैं किसी भी पॉइंट यहाँ से ओ से किसी डिस्टेंस, यहाँ से किसी डिस्टेंस x पे ये पार्टिकल अवेलेबल है, ठीक है। और ये अपना कुछ एम्पलीट्यूड से ऐसे ऐसे SHM कर रहा होगा, है ना, ये पार्टिकल SHM ही तो कर रहा था बच्चों। तो मैंने बताया था ना, जनरली हमको ज़्यादातर केस SHM वाले ही देखना होता है क्योंकि वो आसान हो जाता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि SHM कर रहा होगा किसी एम्पलीट्यूड से, उसका एम्पलीट्यूड मान लेते हैं कुछ S0 होगा, S0 से अपना कर रहा है। S0 क्यों सर, क्योंकि ऐसे x डायरेक्शन में है तो S0 ले लिया, मेरा नाम भी S से स्टार्ट होता है इसीलिए ले लिया, ठीक है। तो ये पार्टिकल x डिस्टेंस पे ऐसा है,
तो हमको क्या चाहिए, हमको उसका इक्वेशन चाहिए और किसी एक्स डिस्टेंस पे किसी टाइम टी पे, वही चीज़ है, बिल्कुल ऊपर वाला ही है। हाँ, तो किसी टी टाइम पे क्या होगा, किसी टी टाइम पे मान लेते हैं ये कुछ डिस्टेंस चल लिया होगा, एस मान लेते हैं। अरे भाई किसी टी टाइम पे अब रुका तो नहीं होगा ना भाई। है ना, किसी टी टाइम पे देख रहे हैं तब रुका होगा, लेकिन ये तो हमेशा ऐसे ऐसे चल ही रहा है। अगर एक्स दूरी हम चले गए तो आप देखेंगे कि यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। आप कोई फिक्स नहीं बता पाएंगे, लेकिन अगर टाइम को रोक दिए तब आप बता पाएंगे कि हाँ कहीं यहाँ पे है, कहीं यहाँ पे, कहीं यहाँ पे, कहीं यहाँ पे, कहीं यहाँ पे है। ठीक है, तो टाइम और एक्स को दोनों को मिला के चलेंगे तब हमको इसका एक फिक्स्ड पोजीशन पता चलेगा। ठीक है, जो कि मैंने पीछे बता रखा है ट्रैवलिंग वेग बताते टाइम। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि जो यहाँ पे एस होगा इसका कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि हम यहाँ पे वाई लिखते थे, जैसे जब इसको लिखते थे तो वाई लिखते थे, क्योंकि वाई यहाँ से लेते थे, इस मीन पोजीशन से वाई इधर है, इधर है ना, वो डिस्प्लेसमेंट होता था। तो एस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ही है। तो एस इक्वल टू इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एस नोट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, यही तो होता था। अरे भाई अगर पार्टिकल एसएचएम कर रहा है तो आपको पता है साइन वेव बन जाएगा, साइन बनाइए, कोस बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद हम ये सब चीज़ें तो ट्रैवलिंग में भी बता रखे हैं कि यहाँ पे ओमेगा टी माइनस के एक्स आएगा, क्योंकि हमको एक्स और टी दोनों को लेकर चलना है, तब इसका एक हमें पोजीशन पता चलेगा। और वही तो हम यहाँ पे भी करते थे। ये मोशन ऐसे ऐसे होता था भाई पार्टिकल का, ये पार्टिकल का मोशन ऐसे ऐसे हो रहा है, तो कुछ अंतर नहीं है ज़्यादा। इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एस नोट है, यहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इसका ए होता था, सिंपल सी बात है। और यहाँ पे हम लोग एस ले रहे हैं और यहाँ पे हम लोग वाई लेते थे, और बाकी चीज़ें तो वही है। यहाँ पे भी ओमेगा कॉमन लेंगे तो टी माइनस एक्स अपॉन भी टर्म में आ जाएगा, वही आ जाएगा। तो चीज़ें बहुत सिंपल है भाई। ठीक है, एस क्या रिप्रेजेंट करता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल एट टाइम टी। और ये क्या है, ये क्या है बच्चों, एस नोट क्या है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है जिससे ये एसएचएम कर रहा है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ मीडियम पार्टिकल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओमेगा आपको पता ही है कि आपको पता है ये क्या होता है, वेव नंबर होता है। और ओमेगा हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ओमेगा क्या होता है बच्चों, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। और चीज़ें बहुत आसान है, टी टाइम पे और एक्स डिस्टेंस, एक्स आप समझ सकते हैं, यहाँ से दूरी है, तो ये आपको समझ में आना चाहिए भाई, बहुत आसान है। मैं मीडियम का पार्टिकल का एसएचएम करके दिखा दूँ बच्चों, कैसे ये मतलब कैसे ये कर रहे हैं। जैसे मान लेते हैं ना कि ऐसे हम, मेरे को भी याद आया, ये मान लेते हैं कि हमारे पास 3 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, एयर के पार्टिकल्स हैं जो ऐसे साउंड वेव्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पार्टिकल जो है कहीं पे इसका मोशन हो रहा होगा, मोशन टू एंड फ्रो, आगे पीछे ही हो रहा है, टू एंड फ्रो बोल रहे हैं। तो ये मान लेते हैं कि ये इसका मोशन ऐसे हो रहा है, तो ये जाकर इस पार्टिकल से टकराया, इस पार्टिकल से टकराया, तो अगले ही टाइम क्या होगा, अगला ही टाइम ये पार्टिकल यहाँ आ जाएगा और ये यहीं था और ये यहाँ पे था। तो जब ये टकराया, समझिएगा बच्चों, जब ये टकराया यहाँ पे, तो यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे कंप्रेशन हो गया भाई, यहाँ पे क्या हुआ, कंप्रेशन हो गया। आ रहा है समझ में। अब क्या हुआ कि जब ये पार्टिकल टकराया, क्योंकि ऐसा हम लोग एज्यूम करते हैं कि एयर पार्टिकल्स इलास्टिक कोलिजन कर रहे होंगे और चीज़ों को फॉलो कर रहे होंगे, आइडियल केस होगा, हम ऐसा सोच रहे हैं, हम ऐसा समझ रहे हैं, तभी ये चीज़ें पढ़ रहे हैं बच्चों। अब ऐसा नहीं जाके एयर पार्टिकल्स यहाँ पे इससे चिपक गया, नहीं। हम मानते हैं इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, ये फिर ऐसे करके अपने ही पोजिशन पर आ रहा है, ये सब हम मान रहे हैं। फिर ये इलास्टिक कोलिजन के बाद फिर से ये पार्टिकल यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, और कोलिजन होने के बाद ये भी पार्टिकल तो भागेगा ना भाई। ये भी पार्टिकल आगे तो भाग जाएगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये भाग गया, तो समझिएगा अब क्या हुआ, यहाँ पे तो शुरुआत में कंप्रेशन था, लेकिन अब यहाँ से ये पार्टिकल ये भी भाग गया इधर और ये भी भाग गया इधर। जब ये दोनों पार्टिकल इधर भाग गए और ये इधर भाग गया, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, क्या क्रिएट हो गया, बताइए बताइए, कूद कूद के बताइए, रेयर फ्रैक्शन हो गया।
क्या हो गया बच्चों, रेयरफैक्शन हो गया। तो अब चीज़ें बहुत आसान हो गई और ऐसा ही बार बार रिपीट हो रहा है, लगातार रिपीट हो रहा है। कहीं पे देख रहे हैं जहाँ पे कंप्रेशन था वहीं पे बाद में रेयरफैक्शन हो गया, फिर अगले टाइम में यहाँ पे क्या होगा, फिर से कंप्रेशन आ जाएगा, फिर से रेयरफैक्शन आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे चीज़ें बढ़ती जाती है। और ये मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेकर बता दिया हूँ, ऐसा ही होता रहता है सारे पार्टिकल्स में। ये देख रहे हैं सारे पार्टिकल्स, तो समझ सकते हैं। बस एक दो पार्टिकल लेकर मैंने समझा दिया ऐसा होता है, ताकि आपको फील आए कि कैसे हो रहा है रेयरफैक्शन, कंप्रेशन। ठीक है, तो अब चीज़ें समझ गए होंगे आप, तो ये चीज़ें तो आप भी समझ गए होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। फ्रीक्वेंसी बच्चों, ये चीज़ तो फिर से रिपीट हो रहा है। फ्रीक्वेंसी जैसा हम लोग ट्रैवलिंग में पढ़े थे कि ईच साइकिल ऑफ साउंड वेव इंक्लूड्स द वन कंप्रेशन एंड वन रेयरफैक्शन। ओके, मैं ये बताया, वन कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन एक साइकिल में होता है। जब कहीं पे देखिए, मैं ये जो बताया, जब कहीं पे एक बार कंप्रेशन हो गया हो और एक बार अगले बार रेयरफैक्शन हो गया होगा वहीं पे, क्योंकि वहीं पे हुआ है ना बच्चों, तो एक बार ये अगर हो गया तो इसको बोलते हैं वन साइकिल। ठीक है, एक बार कंप्रेशन एक बार रेयरफैक्शन मतलब वन साइकिल। बताने का तरीका है, तो वन साइकिल हो गया वहाँ पे, देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ईच साइकिल। ईच साइकिल मतलब हाँ, एक साइकिल में। फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड दैट पासेस थ्रू अ गिवन लोकेशन। मतलब बोल रहा है फ्रीक्वेंसी होता है किसी एक फिक्स्ड लोकेशन को कितना साइकिल्स, कितने बार वो उसको पास कर रहा है ना। पास कर रहा है मतलब कि कितना साइकिल रिपीट हो रहा है। एक साइकिल में एक कंप्रेशन एक रेयरफैक्शन होता है, तो वो साइकिल किसी एक फिक्स पोजीशन को कितने बार ऐसे 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 साइकिल्स कंप्लीट कर रहा है। जितने बार साइकिल कंप्लीट करेगा उतना उसका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। सिंपल है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे, समझ तो गए ही होंगे, ऐसा कुछ ज़्यादा हार्ड वर्ड है नहीं है। जैसे वहाँ पे होता था ना कि किसी एक फिक्स पोजीशन में ट्रैवलिंग वेव में एक किसी फिक्स पॉइंट को, है ना, एक पूरा ऐसे वेव बनता था, ये एक फ्रीक्वेंसी होता था, ये पूरा ऐसे बन गया, एक फ्रीक्वेंसी हो गया। तो ये इस पॉइंट को कितने बार पास कर रहा है तो उसका फ्रीक्वेंसी होता था। लेकिन अब क्या है, अब यहाँ पे कंप्रेशन रेयरफैक्शन का चीज़ है। यहाँ पे कंप्रेशन है, अगली बार यहाँ पे रेयरफैक्शन हो गया, तो ये एक साइकिल हो गया। तो वैसे ही कितना बार ऐसे 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 साइकिल्स जा रहे हैं एक लोकेशन के थ्रू। ये चीज़ें अगर थोड़ा कम भी समझ में आया तो बच्चों आगे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कुछ इसमें ज़्यादा है नहीं। ठीक है, काफ़ी आसान है। और जनरली जो हम लेते हैं, जनरली हम लोग एसएचएम वाला ही पार्ट देखते हैं, क्योंकि एक कंप्रेशन एक रेयरफैक्शन हो रहा है तो पार्टिकल वहाँ पे एसएचएम कर रहा है। जनरली इन वन कंप्रेशन एंड वन रेयरफैक्शन में पार्टिकल्स डूइंग एसएचएम, है ना बच्चों, एसएचएम कर रहे होंगे। अब ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर ह्यूमन क्या होता है। ह्यूमन जो होते हैं हम लोग, आदमी जो है, वैसे अब लोग आदमी कहलाने लायक है नहीं दुनिया में है ना, लेकिन जब जो भी आदमी बचे हैं आजकल के दुनिया में, तो उनको एक ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज होता है। जैसे कि हम जो कान से सुन रहे हैं साउंड, जो आवाज़ आ रही है, जैसे कौआ बोल रहा है काँव काँव, कोई पक्षी कोई और आवाज़ निकाल रहा है, तो हमारा दिमाग जो है वो, जैसे कान जो है ना रिसेप्ट कर रहा है ना, रिसीवर है ना, रिसीव कर रहा है वो साउंड फ्रीक्वेंसी को, तो एक फिक्स्ड रेंज में ही हम लोग सुन पाते हैं। जैसे हम लोग का ह्यूमन ईयर जो होता है, ह्यूमन ईयर जो होता है बच्चों, वो 20 हर्ट्ज से फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, 20 के मतलब 20,000 हर्ट्ज तक के फ्रीक्वेंसी रेंज में हम लोग सुन सकते हैं। ठीक है, अगर इसके बीच में हुआ, इसके बीच में हुआ, बीच में हुआ तब हम सुन सकते हैं, है ना। और ये कोई ऐसा पूरा ठोस चीज़ नहीं है। कोई अगर बूढ़े आदमी हो गए तो उनको होता है ना कभी कभी कम सुनाई देता है, तो उनका ये चीज़ और कम हो जाता है ना, और कम हो जाता है, तो और कम हो जाता है तो उनको कम सुनाई देता है। उनका कभी ये 20 से मान लेते हैं कि 15 किलो हर्ट्ज हो गया, तो उनके 15 से ज़्यादा वाला साउंड उनको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि वो बूढ़ा हो गया ना, तो उनको थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है सुनने में। तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत चेंज होती रहती है, क्योंकि वो आदमी पे डिपेंड करता है उसका कान कितना अच्छा है ना। तो ये चीज़ है बच्चों, ठीक है। और बहुत सारे और भी जीव जंतु पृथ्वी पे हैं जो अलग अलग टाइप के फ्रीक्वेंसी रेंज में सुनाई देता है उनको। जैसे मान लेते हैं कि बोला जाता है
कि इंफ्रासोनिक और एक अल्ट्रासोनिक साउंड होता है। तो इंफ्रासोनिक साउंड जो होते हैं ना, वो साउंड फ्रिक्वेंसी होते हैं जिनका जो डेट इज लेस देन, किससे, 20 हर्ट्ज से लेस होता है। और अल्ट्रासोनिक में क्या होता है, अल्ट्रासोनिक साउंड में डेट इज मोर देन 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा के फ्रीक्वेंसी के साउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक। और 20 हर्ट्ज के कम के फ्रीक्वेंसी साउंड को क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे, इससे कम होना चाहिए इंफ्रासोनिक में, और अल्ट्रासोनिक में इससे ज़्यादा होना चाहिए भाई। ठीक है, काफ़ी आसान है यार, काफ़ी आसान है। तो इसमें मान लेते हैं कि एक एक राइनोसोरस नाम का जंतु आता है। राइनोसोरस क्या नाम है मैं तो लिख नहीं पा रहा हूँ, कुछ इस टाइप का होता है, जो लगभग 5 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी साउंड से कम्युनिकेट करता है। अगर वो दो राइनोसोरस आपस में बात कर रहे हैं ना, तो 5 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी से बात कर लेते हैं। और 5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हमको सुनाई नहीं देगा, क्योंकि हमारा रेंज ही 20 से 20 किलो हर्ट्ज तक होता है। तो 5 वाला तो हमें सुनाई ही नहीं देगा भाई, 20 से तो कम हो गया, तो नहीं सुनाई देगा, तो हम थोड़ी जान पाएंगे वो क्या बोल रहे हैं आपस में। है ना। तो समझ लीजिए वो बात भी कर रहे हैं फिर भी नहीं आपको पता चलेगा। तो इससे वो बात करते हैं। और अगर देखा जाए तो बैट्स जो होते हैं, बैट्स चमगादड़ जो होते हैं, वो यूज करते हैं 100 किलो हर्ट्ज के, लगभग 100 किलो हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी रेंज का यूज करते हैं। तो ये इतना ज़्यादा है कि ये भी नहीं सुनाई देगा, क्योंकि हमारे कान बना है फिक्स्ड रेंज का फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को सुनने के लिए। अब उससे ज़्यादा और उससे कम हो जाए तो नहीं सुन पाएंगे। 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा हो जाए तो नहीं सुन पाएंगे, 20 हर्ट्ज से कम हो जाए तो नहीं सुन पाएंगे। ठीक है भाई, तो समझ सकते हैं। तो इतना यूज करता है बैट्स में। बैट्स बहुत हाई फ्रिक्वेंसी रेंज यूज करता है। और भी होते हैं बहुत सारे, तो चीज़ें ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है, आप समझने के लिए पढ़ लीजिएगा किताबों में। तो यही सब होता है बच्चों, और कुछ ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पिच की बात करते हैं, तो पिच क्या होता है भाई, ब्रेन इंटरप्ट्स फ्रीक्वेंसी प्राइमरली इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्टिव क्वालिटी कॉल्ड पिच। ओके ओके, एक बात समझिएगा कि अगर कोई आपको कोई भी फ्रीक्वेंसी रेंज सुनाई दे रहा है, कहीं पे डीजे बज रहा है, कहीं पे कौवा कौं कौं कर रहा है, कहीं पे कोई अलग टाइप का पक्षी बोल रहा है, कहीं पे कोई जानवर बोल रहा है, कहीं पे कुत्ता भौंक रहा है, तो आपको पता कैसे चल जाता है दिमाग को कि वो साउंड जो आया है वो कुत्ता ने भौंका है। हो सकता है वो कौवा ने बोला हो। अरे सर क्या बातें कर रहे हो, इतना तो पता चल ही जाएगा कि कुत्ता भौंक रहा है, उसका भौं भौं आवाज आता है, कौवा काँव काँव करता है। तो ये सब चीज़ें पता कैसे चल रहा है, वो तो अलग अलग फ्रिक्वेंसी रेंज का साउंड है। तो ये दिमाग जनरली हमारा दिमाग तेज होता है। तो वो समझ जाता है कि ये चीज़ें आ रही है, इस साउंड, इस जानवर का साउंड होगा। क्योंकि हम बस उस चीज़ों को समझ पाते हैं इस जानवर का होगा, हम ये नहीं बता पाते हैं कि वो कितना फ्रीक्वेंसी का साउंड आया है। अब आपको कोई पूछ ले, ठीक है भाई कुत्ता भौंका है, तो बताओ वो कितना फ्रीक्वेंसी का साउंड से भौंका है। बोलेंगे अरे यार ये सब फिजिक्स विजिक्स का बात छोड़िए, वो बस कुत्ता भौंका है। है ना। तो वही होती है बच्चों, तो हम एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे कि वो किस फ्रीक्वेंसी का साउंड से भौंका है, कौवा कौं कौं किस फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड से हमको बोला है ना। ये चीज़ें नहीं बता पाएंगे हम, हमारा ब्रेन उस चीज़ को नहीं बता पाएगा एग्जैक्ट कौन सा फ्रीक्वेंसी का साउंड आया है। तो हम क्या करते हैं, हमारा दिमाग बस समझ जाता है कि ये बोल रहा है, ये कुत्ता भौंक रहा है, ये चिड़िया बोल रहा है, ऐसा टाइप का। तो वही उसी को पिच बोल दिया जाता है। ठीक है, जो इंटरप्ट करता है फ्रीक्वेंसी को प्राइमरली इन टर्म्स ऑफ सब्जेक्टिव क्वालिटी, मतलब कि जनरली कि ये भोंका होगा, ये कौं कौं किया होगा, ये पक्षी बोला होगा, है ना। लिख देता हूँ। और ब्रेन कांट टेल द एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड we hear, that only here subjective quality
है ना, वो बस सब्जेक्टिव क्वालिटी के फॉर्म में समझ जाता है। तो उसी टर्म में अगर कहीं पे मान लेते हैं कि हाई पिच है, कहीं पे लो पिच है ना, होता है ना, कभी कभी हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड को करते हैं तो ये हाई पिच में आ जाता है, और यहाँ पे लो पिच में आ जाता है। जनरली हम लड़कों का, बॉयज़ जो होते हैं उनका लो पिच का साउंड होता है, लो पिच फ्रीक्वेंसी का साउंड होता है, और हाई पिच फ्रीक्वेंसी का साउंड होता है गर्ल्स का, है ना। वो बहुत इतनी ज़्यादा चिड़चिड़ाती है ना गर्ल्स लोग। लड़कियां जो होती है वो, उनका थोड़ा सा भी आवाज़ बहुत तीखा होता है, मतलब वो हाई पिच का साउंड है ना। हाई पिच मतलब कि हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड है ना। हम लोग बोलते हैं तो हम लोग का आवाज़ मोटा होता है ना, फैल जाता है पूरा रायता की तरह। तो लो पिच का साउंड हो गया, है ना। आप समझ पा रहे होंगे, मोटा आवाज़ होता है हम लोग का, उनका एकदम तीखी आवाज़ होती है। कहीं के बर्तन गिर जाता है तो नहीं इरिटेट हो जाते हैं हम, क्योंकि वो तीखा आवाज़ होता है, इसीलिए बॉयज़ लोग गर्ल से इरिटेट हो जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है, बस ऐसे ही मैंने बोल दिया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है बच्चों, ये सब चीज़ें ज़्यादा वैसा हम लोग को जानने की ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ तो अब आ रहा है बच्चों, वो क्या आ रहा है, प्रेशर वेव और डिस्प्लेसमेंट वेव। समझिएगा, मैंने जब पीछे बोल रहा था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि साउंड वेव जब पास पास कंप्रेशन हो रहा है तो वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है, क्योंकि ज़्यादा डेंस वहाँ पे पार्टिकल्स हो जा रहे हैं। और कहीं कहीं पे डिस्प्लेसमेंट के टर्म में भी हमें देखना होगा, तो प्रेशर के टर्म में और डिस्प्लेसमेंट के टर्म में हमें समझना है। कैसे समझ सकते हैं? अरे यार आसान है भाई, आसान है, आसान है। पहली बात, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में मतलब कि हम लोग तो डायरेक्टली समझ चुके हैं ना कि एस बराबर एस नोट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये तो होता ही है, क्योंकि ये चीज़ मैंने पीछे बोल दिया। ठीक है सर, ये तो बहुत आसान होता है, क्योंकि हम बस ट्रेवलिंग वेव में क्या कर देते हैं, यहाँ पे y लिख देते थे, यहाँ पे a लिख देते थे, और उसी को हम बस यहाँ पे थोड़ा सा सिंबल बदल के लिख दिए हैं, तो चीज़ें वही है, हमको समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेव का इक्वेशन हम लोग इस टाइप से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो अब हम चाहते हैं कि हम प्रेशर वेव के टर्म में भी लाएँ। हम चाहते हैं कि, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो रहा है ना, साउंड वेव चल रहे हैं तो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। जैसे मान लेते हैं कि कहीं पे मान लेते हैं ज़्यादा यहाँ पे डेंस हो गए, देखिए यहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा डेंस हो गया है वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, यहाँ पे ज़्यादा डेंस हो गया है वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। एयर पार्टिकल्स यहाँ पे ज़्यादा डेंस है और यहाँ पे नॉर्मली अपने नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे कंप्रेशन हुआ है, कंप्रेशन हुआ है, कंप्रेशन हुआ है, यहाँ पे रेयर फ्रैक्शन हुआ है, रेयर फ्रैक्शन हुआ है, सिंपल सी बात है। तो हम चीज़ तो समझ गए ना। सर बार बार क्यों लिख रहे हो, कंप्रेशन मतलब कि हाई प्रेशर। लिख देंगे तो आपको आसान होगा। रेयर फ्रैक्शन मतलब कि लो प्रेशर, ठीक है, बहुत आसान है। इसको जानने के लिए एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में भी बताए थे कि बच्चों बल्क मॉडुलस क्या होता है। सर ये सब कहाँ से आ गया, समझ में आ जाएगा बच्चों। बल्क मॉडुलस को हम लोग बी से रिप्रेजेंट करते थे, वो क्या होता था, थर्मल स्ट्रेस अपन थर्मल स्ट्रेन होता था। हाँ सर याद आ गया, छोटा सा चीज़ होता था, इसमें उतना गड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं है। और स्ट्रेस स्ट्रेन भी आपको पता ही होगा। तो थर्मल स्ट्रेस मतलब स्ट्रेस, बल्क मॉडुलस में मतलब क्या होता है, यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक होता है ना। यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक लिखना चाहिए हमको, यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक हमको लिखना चाहिए, है ना। वॉल्यूमेट्रिक चीज़ें होती है यहाँ पे। बच्चे बोलेंगे कि सर वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूमेट्रिक तो कट गया, ये तो कट गया ना, ऐसे ऐसे ये कट गया, ऐसे नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये वॉल्यूमेट्रिक टर्म में हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस मतलब हम लोग, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, और स्ट्रेन क्या होता है, अगर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लिखना है तो डेल्टा भी बाई भी तो लिख ही सकते हैं। ये सब चीज़ें हम पीछे बता चुके हैं, अगर आप नहीं जानते तो थोड़ा सा पेज पलट लीजिए, जहाँ पे होगा छोटा सा चीज़ होता है, बहुत छोटा सा चीज़, ठीक है। और फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग क्या लिख देते हैं, प्रेशर के टर्म में लिख देते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाता है, डेल्टा भी बाई भी हो जाता है, सिंपल सी बात है। तो यह बल्क मॉडुलस आ गया। तो बल्क मॉडुलस का ज़रूरत पड़ेगा क्योंकि प्रेशर का टर्म इसमें आता है, तो
प्रेशर का इक्वेशन लिखने के लिए जिस तरीके से ऐसा इक्वेशन लिखा है ना, वैसा ही इसका भी इक्वेशन आएगा। तो उसके लिए हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है सर, पड़ेगी तो ठीक है। तो अब एक और चीज़ देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं भाई? एक चीज़ ये देख लेते हैं बच्चों कि मान लेते हैं ना कि कोई एक पार्टिकल यहाँ पे है, कोई एक पार्टिकल यहाँ पे है। इधर से मान लेते हैं, जैसे हम लोग शुरू से नहीं देख रहे थे कि जैसे एक ट्यूनिंग फॉर्क होता था, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे जाके ये इसका लिखते थे ऐसे एम्पलीट्यूड कितना है ना, उसी टाइप से ये भी है। तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं, ये मान लेते हैं किसी एक्स डिस्टेंस पे है और ये थोड़ा दूर है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स डिस्टेंस पे है। थोड़ा दूर है, थोड़ा दूर है ना, डेल्टा एक्स दूरी है इसके बीच में। कुछ टाइम पे बाद थोड़ा सा ये चल लिया होगा, थोड़ा सा ये चल लिया होगा, थोड़ा सा ये भी चल लिया होगा। अब ऐसा हमको मानना नहीं है कि जितना ये चला इधर दूरी उतना ही ये चला, हम ये अलग अलग मान रहे हैं दूरी, क्योंकि हम जनरल इक्वेशन निकालना चाहते हैं बच्चों, है ना। हम ऐसा नहीं लेंगे कि यहाँ से जितना चला उतना ही ये चल लिया, तो इसका मतलब कि कुछ चला ही नहीं, जो दूरी ये था वही दूरी ये रह गया। नहीं बच्चों, हम मान रहे हैं कि थोड़ा सा दूरी ये ज़्यादा चल रहा है। आप देख भी सकते हैं, है ना, यहाँ पर कम है और यहाँ पर ज़्यादा है। ऐसा हमने लिया है, ऐसा हमने एज्यूम करके लिया ही है। ठीक है, इसके बीच का दूरी कितना होगा? अभी डेल्टा एक्स ही है भाई। एक्स यहाँ पे है, ये डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, घटा देंगे इसमें से इसको तो डेल्टा एक्स से तो आएगा। ओके सर, ओके सर। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे थोड़ा सा दूरी बढ़ गया होगा, जो कि बढ़ के कितना हो गया होगा? मान लेते हैं शुरुआत में यहाँ पे कितना दूरी था, देखिए यहाँ पे डेल्टा एक्स दूरी था दोनों के बीच में, तो डेल्टा एक्स से थोड़ा सा और बड़ा हो गया होगा। तो मान लेते हैं कितना हुआ होगा भाई, डेल्टा एक्स, इसको उसी कलर से लिखते हैं, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एस। डेल्टा एस छोटा सा है, ये और भी छोटा सा है ना, छोटा छोटा चीज़ें हम लोग ले रहे हैं। तो हम क्या बताना चाहते हैं? बताना ये चाहते हैं कि शुरुआत में ऐसा था, फिर बाद में ये इतना दूरी हो गया। तो हम लोग को क्या लेना है? वॉल्यूमेट्रिक चीज़ें लेना है, वॉल्यूम के थ्रू लेना है। तो हम एक इमेजिनरी इस टाइप का कंसिडर करते हैं कि इमेजिनरी ऐसा सिलेंडर में होगा। ये डिस्टेंस डेल्टा एक्स है, इसका एरिया हम लोग ए ले लेते हैं, इसका एरिया यहाँ पे दोनों जगह ए ले लेते हैं, डिस्टेंस पता है। तो यहाँ पे इनिशियल वॉल्यूम हमको मिल जाएगा, भी मिल गया इनिशियल। ये कितना हो जाएगा? इनिशियल कितना हो जाएगा वॉल्यूम? डेल्टा एक्स इंटू एरिया। ठीक है, इसका फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चों? कितना है? डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एस है, इंटू में क्या हो जाएगा? एरिया। सिंपल। तो अगर देखा जाए तो डेल्टा भी क्या होगा? डेल्टा भी इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो वी फाइनल हमारे पास क्या है? डेल्टा एक्स इंटू ए आ जाएगा प्लस डेल्टा एस इंटू ए आ जाएगा माइनस डेल्टा एक्स इंटू ए आ जाएगा। और साफ साफ दिख रहा है, ये दोनों चीज़ें तो हट गया। तो हमारे पास डेल्टा भी का वैल्यू जो आ गया हमारे पास, वो डेल्टा एस इंटू ए आ गया, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी बच्चों। ठीक है, यहाँ पे लिखने के लिए। ठीक है, ठीक है। तो अब अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्रेशर कितना हो जाएगा। अगर हम छोटे से प्रेशर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एयर पार्टिकल का कितना ही प्रेशर होगा बच्चों, छोटा सा प्रेशर, छोटा सा वॉल्यूम, है ना। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं बल्क मॉडुलस जो है प्रेशर अपॉन डेल्टा वी बाय वी। फॉर अ स्मॉल चेंजेज, छोटे से बदलाव के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? डायरेक्ट लिख सकते हैं कि प्रेशर छोटा सा डीपी हो जाएगा, मतलब बल्क मॉडुलस इक्वल टू छोटा सा प्रेशर डीपी डिवाइड बाई छोटा सा डी भी अपन भी हो जाएगा। और ये वही चीज़ है, ये डेल्टा भी का टर्म हम वही लिख देंगे। मतलब क्या? डेल्टा भी ये है और भी हमारे पास क्या है? भी मतलब भी इनिशियल, यही वाला है भी, डेल्टा एक्स इंटू ए है। तो हम लोग यहाँ से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डेल्टा भी बाई भी का वैल्यू कितना होगा? डेल्टा एस इंटू ए डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स इंटू ए। तो ये कट जाएगा, तो इसको यहाँ पे डाल दो, कितना आ जाएगा? बल्क मॉडुलस इंटू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा एक्स बराबर डी पी आ गया। ठीक है, ये चीज़ आ गया। आगे ले चलते हैं इसको। डी पी जो हमारे पास छोटा सा प्रेशर आ गया इक्वल टू डेल्टा एस है ना, डेल्टा एस अपॉन, ऐसा डेल्टा हमको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम छोटा छोटा सा चेंज लिख रहे हैं ना, तो डी में डी के टर्म में लिख देते हैं। छोटा छोटा चेंज है बच्चों, मैं यहाँ पे डी भी लिख सकता हूँ,
डी एस अपॉन डी एक्स इंटू, इंटू में क्या है चिंटू, इंटू में क्या है चिंटू, मैंने देखा ही नहीं, बल्क मॉडुलस है। अब देखिए आपको एस का वैल्यू पता है, एस नोट इंटू साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स, ठीक है, ये चीज़ आपको पता है बच्चों, ये चीज़ आपको पता है। तो यहाँ पे डी एस अपॉन डी एक्स नहीं लिख सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, एस नोट बाहर है, इस साइन का डिफ्रेंशिएशन तो कॉस हो जाएगा, और यहाँ पे एक माइनस में आ जाएगा, माइनस का के बाहर आ जाएगा, कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस का के एक्स आ जाएगा। ठीक है भाई, आ तो गया, आ तो गया डी एस बाई डी एक्स। तो डी पी हमारे पास आ गया बच्चों, माइनस का एस नोट के, बल्क मॉडुलस बाहर ही रहेगा, एक आ जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस का के एक्स, उसका वैल्यू रख दिए, इसका वैल्यू जो था यहाँ पे रख दिया, ठीक है, ये आ गया। अब हम लोग डी पी इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस का के बी एस नोट टाइम्स कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस का के एक्स। तो इसको हम लोग एक टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला जो है ना इसको एक टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। वो टर्म क्या होता है, वो टर्म क्या होता है वो समझिएगा। ऐसे हम लोग का यहाँ पे जो माइनस आ रहा है, माइनस आना नहीं चाहिए, हम यहाँ पे समझ कर ले रहे हैं कि फाइनल वॉल्यूम ज़्यादा है। अगर फाइनल वॉल्यूम आपने ज़्यादा ले रखा है ना, तो ये चीज़ आपको पॉजिटिव दे देगा। ऐसे हम लोग जब पढ़ते थे बल्क मॉडुलस तो क्या लिखते थे यार निगेटिव ऑफ पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी, तो वहाँ से फिर ये पॉजिटिव आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट चलिए हम लोग ले लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ले लिए तो ले लिए। तो ये माइनस बस ऐसा साइन बता रहा है, अगर वॉल्यूम फाइनल निगेटिव आ गया तो है ना, निगेटिव आ जाएगा। सॉरी, अगर फाइनल वॉल्यूम हमारा छोटा आ गया तो डेल्टा भी क्या हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो निगेटिव आ जाएगा। अगर फाइनल वॉल्यूम पॉजिटिव ज़्यादा है तो डेल्टा भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो वो टर्म पर डिपेंड करता है। इसको हम लोग लिख देते हैं पी नॉट, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आ जाते हैं डी पी इक्वल टू पी नोट कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस का के इंटू एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये डीपी छोटा सा चेंज के लिए था, तो नाउ इन जनरल क्या लिख सकते हैं, इन जनरल क्या लिख सकते हैं, पी बराबर पी नोट, ऐसे इसको डी पी नोट लिख देते हैं तो पी नोट आ जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस का के एक्स, या फिर पी इक्वल टू पी नोट साइन के टर्म में भी लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस का पाई बाई टू, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस में बदल जाता है ना। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस में बदल जाता है ना बच्चों, और साइन तो पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। बहुत आसान है बच्चों, आप समझ सकते हैं। यहाँ पे पी नोट का वैल्यू जो आया है हमारे पास, पी नोट का जो वैल्यू आया है हमारे पास बच्चों, कितना आया है, के बी एस नोट आया है। नेगेटिव का आप टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ये पॉजिटिव ले लिया है ना, इसीलिए ऐसा आया है। तो यहाँ पे बी क्या होता है, बल्क मॉडुलस, एस नोट क्या होता है बच्चों, ये तो आपको मैंने ही बताया था, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। के क्या होता है बच्चों, एंगुलर वेव नंबर। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं बच्चों, ये सब समझ में आ गया तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे मैं एक इसका ग्राफ के टर्म में वही बताना चाहता हूँ। ग्राफ के टर्म में क्यों बताना चाहता हूँ, क्योंकि जो हमने पढ़ा है एस इक्वल टू एस नोट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस का के इंटू एक्स आ गया, ठीक है। और हमारे पास क्या आया था बच्चों, प्रेशर के टर्म पी इक्वल टू पी नोट, साइन नहीं था बच्चों, कॉस था, सॉरी, कॉस ओमेगा टी माइनस का के एक्स था। तो इन दोनों का ग्राफ अगर मैं बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ बहुत आसानी तरीके से। ऐसे भी लिख सकते थे पी इक्वल टू पी नोट
अगर ऐसे लिख दिए कॉस के टर्म में लिख दिए ना, प्रेशर वाला हमने कॉस के टर्म में लिख दिया, तो ऐसे करके हम चल सकते हैं। मान लेते हैं कि इमेजिनरी सिलेंडर मान लीजिए आप बच्चों, है ना, एक इमेजिनरी सिलेंडर मान लीजिए जिसमें कि एयर पार्टिकल्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि आपका कंप्रेशन हो गया है, यहाँ पे भी मान लेते हैं कि कंप्रेशन हो गया है, यहाँ पे भी मान लेते हैं कि कंप्रेशन हो गया है, यहाँ पे भी मान लेते हैं कंप्रेशन हो गया है, एयर पार्टिकल्स बहुत पास पास आ गए, यहाँ पे भी मान लेते हैं कंप्रेशन हो गया है। जहाँ पे कंप्रेशन हुआ है वहाँ पे आप ऐसे करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंप्रेशन हुआ है तो बाकी जगह क्या हुआ है, रेयरफैक्शन हुआ है, बाकी जगह क्या हुआ है बच्चों, रेयरफैक्शन हुआ है। तो आपको कंप्रेशन का पॉइंट दिख रहा है, कंप्रेशन 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 कंप्रेशन, यहाँ पे रेयरफैक्शन हुआ है, रेयरफैक्शन रेयरफैक्शन रेयरफैक्शन। जहाँ पे कंप्रेशन हुआ है वहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो गया होगा, मतलब कि मैक्सिमम प्रेशर वहाँ पे आया होगा। यहाँ पे एक चीज़ और हम लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे कि जो ये प्रेशर का टर्म होता है, ये जो प्रेशर का टर्म आ रहा है बच्चों, ये क्या आ रहा है, जो ये था ये सब कुछ वही है, देखिए, है ना, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, यहाँ पे भी साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस पाई बाई टू है। मतलब प्रेशर का जो टर्म है, प्रेशर ऑफ मीडियम पार्टिकल्स एट that position leads displacement by phase of पाई बाई टू, है ना। देखिए ये पाई बाई टू से लीड कर रहा है ना, पाई बाई टू से लीड कर रहा है इससे, तो पाई बाई टू से लीड कर रहा है मतलब पाई बाई टू आगे चलेगा ये, है ना भाई, कोई चीज़ लीड कर रहा है तो उससे पाई बाई टू फेज उसका आगे है। तो प्रेशर का अगर हम लोग बनाना चाहें कॉस के टर्म में तो हम ऐसे बना सकते हैं बच्चों, मान लीजिए इस टाइप से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारे पास कंप्रेशन वाला है पॉइंट्स, सही से लाइन बन रहा है कि नहीं, ये सब हमारा कंप्रेशन वाला पॉइंट्स है। तो हम पहली बार ग्राफ जो बनाना चाहते हैं वो चाहते हैं जहाँ जहाँ पे हुआ है, देखिए इस टाइप से है, और एक और ग्राफ बनाना चाहते हैं, दो ग्राफ हम बनाना चाहते हैं। ये ग्राफ जो है वो प्रेशर वाला रहेगा और ये रहेगा डिस्प्लेसमेंट वाला। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे कंप्रेशन हुआ है वहाँ पे हमारे हाई प्रेशर मिला है ना भाई, जहाँ पे कंप्रेशन है वहाँ पे तो मीडियम पार्टिकल्स बहुत हाई प्रेशराइज होंगे, है कि नहीं, और जहाँ जहाँ पे हमें रेयरफैक्शन लिया है वहाँ पे कम होंगे, वहाँ पे क्या होगा, कम होगा। तो ऐसे करके हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यहाँ पे हाई होगा, यहाँ पे लो होगा, लो प्रेशर रीजन, यहाँ पे हाई प्रेशर रीजन है, क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, यहाँ पे लो प्रेशर होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर रीजन, यहाँ पे लो, फिर यहाँ पे हाई प्रेशर रीजन, फिर यहाँ पे लो मिलेगा, फिर यहाँ पे हाई प्रेशर रीजन। आप समझ लीजिए कैसे बनाना है, बना लेंगे आप बहुत आसानी से, कुछ इसमें है नहीं बच्चों। नहीं बन पा रहा है, कोई बात ना, बना लेंगे।
देखिए ठीक है, इस टाइप से, कुछ इस टाइप से ऐसा बन गया। ठीक है, जैसा भी बन गया बच्चों, अब क्या करें, जैसा बन गया वैसा ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शुरू हुई है, तो यहाँ से एंगल ये पाई/2 चला, ये पाई चला, ये पाई, यहाँ पे 2 पाई हो गया। ठीक है, यहाँ पे 4 पाई हो गया, यहाँ पे 6 पाई हो गया। इस टाइप से चल रहा है। यहाँ से 0 से शुरू किया था, ये एक्स है, ये एक्स है। तो उसी तरीके से फिर से हम अगर देखना चाहें, कुछ नहीं करना है, ये जो हमने प्रेशर वाला बनाया है, P = P0 cos ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स का ग्राफ जो बनाया है हमने बच्चों, वो ऐसा है। अब अगर हम बनाना चाहते हैं डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, तो वहाँ पे कैसे बनाना होगा? वहाँ पे देखा जाए तो ये कॉस में है और ये साइन में है, ये साइन में है। S = S0 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस का के एक्स है। ठीक है बच्चों, तो क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है, साइन का ग्राफ बनाना है। लेकिन ये अगर इसको मैं साइन के टर्म में लिख दूँ तो ऐसे मैं ला सकता हूँ, थोड़ा सा मैं मैथ लगा रहा हूँ। P = P0 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस का के एक्स कर दिया हूँ। अच्छा, कॉस के टर्म में ही रहने देता हूँ, इसको कॉस के टर्म में ही रहने देता हूँ, इसको बदल देता हूँ कॉस में। S0 साइन ऑफ, सॉरी, कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस का के एक्स प्लस का पाई, सॉरी, माइनस का पाई/2। ये ठीक है। देखिए बच्चों, मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है, क्योंकि ये अगर आप पहले बना दिया ना तो इसको ऐसे बनाना पड़ेगा। समझिए इसको थोड़ा सा अच्छे से बच्चों, क्योंकि ये वही आ जाएगा, ऊपर वाला ही आ जाएगा। क्योंकि अगर माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉस खा जाता है, पाई/2 माइनस ये होगा एंगल, तो पाई/2 माइनस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव आएगा और कॉस साइन में बदल जाएगा और ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो भी ग्राफ बनाए हैं इसमें हमको माइनस पाई/2 करना है, तो पाई/2 पीछे ले घसका देना है, तो घसका दीजिए, है ना बच्चों, घसका दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे ये पाई/2 ही था, यहाँ पे ये पाई था, है ना, इस टाइप से था बच्चों। तो इसको घसका देंगे तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट, तो वैसे ही बना लेना है। तो ये पॉइंट यहाँ पे आ गया, ऐसे आ जाएगा ना बच्चों, कैसे आ जाएगा ये पॉइंट? एक सेकंड यार, यहाँ पे कॉपी करना है मेरे को। ये ऐसे था, है ना बच्चों, ऐसे था, ऐसे था, तो हम इसको ऐसे घसका देंगे, घसका दिया, है ना, कुछ नहीं करना है, बस ऐसे खसका देना है। तो आई थिंक बन गया ये ग्राफ हमारा। है ना बच्चों, बन गया ग्राफ ये हमारा। ये 0 है, यहाँ पे ये किसका ग्राफ है? एस का है, ये यहाँ पे प्रेशर का ग्राफ है। ठीक है, तो सिंपल है यार, चीज़ों को ऐसे किया जा सकता है बच्चों। तो हमने ग्राफ बना दिया भाई है ना, हमने ग्राफ बना दिया। समझिए वैसा ही हो रहा होगा यहाँ पे, जैसे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल अगर आप समझ पा रहे हैं, तो कोई भी एक पार्टिकल आप उठा लीजिए बच्चों। मान लेते हैं कि ये पार्टिकल उठा लिया मैंने, ये पार्टिकल उठा लिया, ये तो ऐसे ऐसे है, नीचे तक गया है, तो ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है? पॉजिटिव है। ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या है? नेगेटिव है, क्योंकि एक्स एक्सिस से नीचे है। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट मतलब कि ये इस साइड जाना चाहता है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट मतलब ये पार्टिकल इस साइड आना चाहता है। तो वही तो यहाँ पे कंप्रेशन हो जाएगा, क्योंकि इधर वाला पार्टिकल, देखिए इसी पॉइंट की बात हो रही है, ये पार्टिकल इधर जा रहा है, ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो यहाँ पे इनका मोशन ऐसे ऐसे हो रहा है, तो आपस में पास आ रहे हैं, तो पास आ रहे हैं तो कंप्रेशन हो रहा है। रेयर फ्रैक्शन का ले लीजिए, रेयर फ्रैक्शन का कोई पॉइंट ले लीजिए, मान लेते हैं ये पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट ले लेते हैं। ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव था तो ये इधर जाना चाहता है, ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो ये इधर जाना चाहता है। तो ये दोनों यहाँ पे दूर दूर जा रहे हैं, तो दूर दूर जा रहे हैं तो आपस से भाग रहे हैं, भाग रहे हैं तो क्या होगा? रेयर फ्रैक्शन, तो कम प्रेशर क्रिएट होगा, तो यहाँ पे कम प्रेशर आया था,
प्रेशर कम था, सबसे कम, और यहाँ पे प्रेशर मैक्सिमम था, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स फिर से पास पास आना चाहते हैं। तो इस तरीके से चीज़ें वेरी हो रही है। तो चीज़ें तो बहुत सिंपली आपने देख भी लिया, यहाँ पे समझ भी लिया, है ना बच्चों। काफ़ी आसान है यार, काफ़ी आसान है चीज़ें समझना यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें आती नहीं है जनरली, मतलब ग्राफ अगर इंटरप्रेट करना है तो आप ऐसे समझ सकते हैं, बिल्कुल आसान है। बाकी क्वेश्चन अगर आप देखें साउंड वेव से, तो बच्चों पीछे से आते हैं, वो सब होते हैं ना, मान लेते हैं कि स्पीकर दूर जा रहा है, पास आ रहा है, तो उस उधर से सवाल आते हैं। तो इन सब से सवाल उतना आता नहीं है, तो ये बस बताने के लिए हमने बता दिया। साउंड वेव का वेवलेंथ आपको दे दिया है, अगर हमको वेवलेंथ लेमडा दे दिया है 40 सेंटीमीटर का, ट्रेवल्स इन एयर, डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड द मिनिमम प्रेशर एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे मैक्सिमम प्रेशर और मिनिमम प्रेशर का डिफरेंस दे दिया है बच्चों। वो कितना है, 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ पार्टिकल। आपको दिख रहा है कि नहीं बच्चों, है ना, एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम कितना होगा, एम्पलीट्यूड बताना है। बल्क मॉडुलस आपको दे दिया है बच्चों, ठीक है। बल्क मॉडुलस अगर हमको दे दिया है तो कितना है बच्चों, 1.4 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हमको निकालना है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड हम लोग यहाँ से एस से रिप्रेजेंट करते थे ना, एस का वैल्यू क्या होगा वैसे करके तो बता सकते हैं, बहुत आसान है चीज़ें। अगर देखा जाए तो हमने लिखा था एस इक्वल टू S0 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस का KX, कोई दिक्कत नहीं है। और हमने प्रेशर लिखा था P इक्वल टू P0 कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस का KX। तो इसका प्रेशर का वैल्यू एक बार मैक्सिमम लेना है, एक बार मिनिमम लेना है, तभी तो हमको आ जाएगा बच्चों। मैक्सिमम प्रेशर कितना होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, कॉस का मैक्सिमम वैल्यू देख लेते हैं। कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1, तो इसका मतलब 1 है, तो ये P0 हो गया। मिनिमम वैल्यू क्या होता है, मिनिमम वैल्यू क्या होता है, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, कॉस का मिनिमम वैल्यू -1 होता है ना, -1 होता है, तो माइनस का P0 आ जाएगा। तो P मैक्सिमम माइनस P मिनिमम, P0 माइनस का P0, इसका वैल्यू होगा 2P0 बराबर 2 इंटू 10⁻³ हो गया। तो P0 का वैल्यू हमारे पास आ गया 10⁻³ चलिए, एक चीज़ तो आपने निकाल लिया। और एक चीज़ और पता होगा आपको बच्चों, P0 का वैल्यू क्या होता है, P0 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, BK/S0 होता है ना, होता है। ये चीज़ तो हमने पढ़ा, पीछे ही पढ़ा ना बच्चों, BK/S0 आया था। तो P0 का वैल्यू अगर BK/S0 है तो बल्क मॉडुलस कितना होता है, देखिए P0 का वैल्यू है 10⁻, ऐसे P0 का वैल्यू है तो 10⁻³ है इक्वल टू के वेव नंबर है। तो वेव नंबर कैसे रिप्रेजेंट करते थे, कैसे करते थे, ये तो आपको याद होगा 2π/λ से हम लोग रिप्रेजेंट करते थे, क्योंकि वेवलेंथ आपको दे रखा है। तो हो जाएगा यहाँ पे 2π/λ का वैल्यू कितना है 40 सेंटीमीटर, 10⁻² करना पड़ेगा मीटर में बदलने के लिए, इंटू में बल्क मॉडुलस कितना है बच्चों 1.4 इंटू 10⁵ इंटू S0 ही निकालना है क्या, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द मीडियम, S0 ही निकालना होगा। ये कट जाएगा 20 बार में, और कैसे आ जाएगा बच्चों, इसको 14 को हटा देते हैं तो नीचे एक और 10 आ जाएगा, और ये फिर से कट जाएगा 7 बार में, ये कट जाएगा 10 बार में, और ये पूरा कट जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो S0 का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, S0 का वैल्यू कितना आ जाएगा हमें बता दीजिए आप, 10⁻³ डिवाइडेड बाई 7π इंटू 10⁵, 10⁻⁸ हो जाएगा। अगर एंगस्ट्रम में लिखना चाहते हैं तो 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, तो ऊपर आ जाएगा 100/7π, एंगस्ट्रम में आ जाएगा, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, आंसर ऐसे भी दे देता है, तो आंसर हो गया। काफ़ी आसान है भाई बच्चों, है ना, बहुत आसान है चीज़ों को समझना, ठीक है। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो यहाँ तक आने के लिए बच्चों आपको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि चीज़ें उतनी हार्ड है नहीं, आसान चीज़ें हैं। आप कंटिन्यू करिएगा तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा, कुछ ऐसा दिक्कत नहीं होगा।
तो मिलेंगे आगे भाई, तब तक के लिए ओके, बाय बाय बच्चों।